राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने मास्टर साहब और चिकुरिया के संवादों के जरिए इस बात को जाना कि इतिहास में यदि सच और झूठ का मेल कर दिया जाए तो किस तरीके से एक नया इतिहास बनाया भी जा सकता है और असल इतिहास को बिगाड़ा भी जा सकता है। चिकुरिया और मास्टर साहब के संवाद जो हैं वो किस तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में झूलते हुए हमें दिखाई देते हैं। इन सभी संवादों को यदि आपने नहीं सुना है तो स्क्रॉल डाउन करके पिछला एपिसोड जरूर सुन लीजिए। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और एक पैराग्राफ पीछे से मैं पढ़ूंगी ताकि एपिसोड की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चिकुरिया शहर से बहुत मायूस लौटा। अब तक तो उसका दिल चाहता था कि वह अपने बेटे को पढ़ाएगा, गांव के स्कूल में नहीं, शहर के स्कूल में, जहां लड़के कुर्सियों पर बैठते हैं। मगर मास्टर साहब से बात करके उसका दिल खट्टा हो गया। क्या शहर के स्कूल में यही अंट-शंट पढ़ाया जाता है? उस दिन वह पीपल के नीचे विराजमान शिवाजी के सामने काफी देर तक बैठा बैठा उनसे पूछता रहा कि मास्टर साहब को ये सच्ची झूठी बातें किसने बताई हैं। लेकिन दूसरे दिन जब वे हस्बे मामूल पुन्नन मियाँ के यहाँ गया तो उसने फिर हमेशा की तरह उसी प्यार भरे लहजे से आवाज दी, हे दुल्हन मियाँ। और जब दुल्हन उसी तरह भागता हुआ आया और जब उसने उसी तरह उसे देखते ही उसकी मुसलमानी पर हाथ रख लिया तो चिकुरिया को यकीन हो गया कि मास्टर साहब गलत कह रहे थे। चुनाचे उसने हाथ बढ़ाकर दुल्हन की मुसलमानी पकड़ ली। दुल्हन ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, अरे ई तय का कर रहा? अंदर से कुलसुम की आवाज आई, दुल्हन मियाँ के मुसलमानी करत बाड़ी। उसने मछली की तरह तड़पते हुए दुल्हन को संभालते हुए कहा। अंदर से कुलसुम और मगफी की खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। कद्दन दरवाजे पर झांकने लगी। फत्तू और पम्मू तो तमाशा देखने के लिए बाकायदा बाहर निकल आई और दुल्हन ने भौं भौं रोना शुरू कर दिया। चिकुरिया हंस पड़ा। उसने दुल्हन की मुसलमानी छोड़ दी। दुल्हन तेजी से बड़े फाटक की तरफ भागा और फिर वहां ठहरकर वह चिकुरिया को मां बहन की गाली देने लगा। चिकुरिया हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तो यहाँ पर एक तरीके से हमारे भारतीय समाज के संस्कार भी झलकते हैं। जिन संस्कारों और संस्कृति की हम दुहाई देते हैं वे दरअसल कितने खराब हैं। एक छोटा बच्चा गाली दे, ये बड़ा सहज सा लगता है सबको, जबकि ये एक असहज कंडीशन है। यदि बच्चा इतने बचपन में ही गाली देना सीखेगा तो बड़े होते होते सोचिए उसका माइंडसेट क्या रहेगा। और जब मगफिये ने अंदर से ही दुल्हन को डांटना शुरू किया तो चिकुरिया ने उसे टोक दिया। कुबरा ने जो मगफिये और चिकुरिया की बात सुनी तो वह सीधी रब्बन के घर लपकी। उसने डोली मंगाने की जरूरत भी न महसूस की। इधर उधर देखकर छप से बड़े फाटक में घुस गई और गोरी बी के आंगन से होती हुई जनाने इमाम बाड़े को पार करती हुई अब्बू मियाँ के खाली मकान से गुजरती हुई वह रब्बन के घर पहुंची। रब्बन बी इस वक्त कमलदान खोले अकबरी बुआ को इस्तिलाही में खत लिख रही थी। इत्तफाक से वह अकबरी बो को मगफिये और चिकुरिया के बारे में ही लिख रही थी। इसलिए जब उन्होंने कुबरा से सुना कि कयामत बिल्कुल सर पर आ गई है तो कलम रखकर वे फौरन मुतवज्जा हो गई। कुबरा ने उन्हें मगफिये और चिकुरिया की सारी राम कथा सुना डाली। उसने यह नहीं कहा कि मगफिये पर्दे के पीछे दुल्हन की बेबसी पर हंस पड़ी थी। उसने उस हंसी की बुनियाद पे मुंह आशिके के एक पूरी कहानी खड़ी कर ली कि किस तरह उसने एक रात चिकुरिया को लाठी टेक कर फुन्नन मियाँ की दीवार फलांगते देखा था। तो ये कुबरा का किरदार मुझे किसी काल्पनिक कथा मंथरा के किरदार से मिलता हुआ नजर आ रहा है। ए दुल्हन, रब्बिन बी ने सकीना को आवाज दी, तनी कुबरा को पान खिलाओ, मैं बाजी को खत लिख ले आऊं। सकीना ने पानदान खोला। रब्बन बी ने फिर अकबरी को खत लिखना शुरू कर दिया। इस खत में उन्होंने मगफिये और चिकुरिया के ताल्लुकात की खबर भी लिख दी। उधर कुबरा और सकीना दोनों ही जंग और अपनी अपनी सल्लुओं की जवानी का पीठ न डाले हुए थी। फिर दोनों में तकरार होने लगी। यह तो तय था कि उम्मे हबीबा और सलमा में 6 महीने की छुटाई बढ़ाई है। तो किस तरीके से औरतें जो हैं अपनी बेटियों की उम्र छुपाया करती हैं। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मगर सकीना का कहना था कि उसकी सलमा छोटी है और कुबरा का ख्याल था कि उसकी उम्मे हबीबा का रिश्ता नहीं मिलता तो माएं अपनी बेटियों की उम्र बढ़ाने नहीं देती।
एक एक दिन का फर्क अहम हो जाता है, और अगर कोई टोके तो ये कह सकें, ल्यो ओ की अबहिन उम्र का है, अबहिन तो फलाने मियाँ की लड़कियन का ब्याना भवा है, हमरी वाली तो ओ से 6 महीना छोटी है। बात इस कदर बड़ी कि कुबरा तुनक कर चली गई। हम्माद मियाँ जब तक उस छोटी सी खलवत में रहते थे, उस वक्त तक उसकी उनकी बीवी किसी सैदानी से यूं तुनक कर नहीं जा सकती थी। लेकिन 2 मंजिला पुख्ता मकान में रहने से बहरहाल सैयद हो जाते हैं। कुबरा भी सैदानी बन चुकी थी। हद तो यह है कि हम्माद की मां नईमा वो भी सैदानी बन चुकी थी, जबकि उसके मायके वाले अब तक जुलाहे के जुलाहे थे और गंगौली ही में करखा चला रहे थे। तो ये सारी कहानी हमने पहले पढ़ी है कि हम्माद मियाँ को माना जाता था कि मिश्रित रक्त से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि नईमा भी जो है वो जुलाहिन थी, जो इनकी मां थी। हम्माद मियाँ ने अकबरी भी और अपने बड़े भाई विद इन ब्रैकेट जिनकी मां सैदानी थी, और सगीर मियाँ विद इन ब्रैकेट जो गंगौली के आनों के जमींदार थे, जिनके वह मुख्तारे आम थे कि सारी सीर पटवारी लाला दीनदयाल से मिल मिलाकर अपने काश्त दर्ज करवा ली थी। मतलब हेर फेर करके ये इस तरह के बड़े जमींदारों में शुमार हो पाए थे। बदले में लाला को पोखरे के पास वाला खेत मिल गया था, जिसे वे बहुत दिनों से हासिल करना चाहता था। हम्माद मियाँ ने जंग से फायदा उठाकर कुछ और बेदखलियां भी करवा ली थी। कुल मिलाकर वे कोई 5 हल की खेती कर रहे थे, और खेती भी निरे आलू की। उनकी शुमार गांव के दौलतमंदों में होने लगी थी। वैसे राखियों की दौलत से उनकी दौलत का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन राखी जमींदार नहीं थे, वे निम्न जाति के माने जाते थे। वह अब शहर जाते तो सिल्क की नीची शेरवानी पहनकर, ये शेरवानियां उन्हें बड़े भाई के मरने के बाद बक्स की बक्स मिल गई थी। सिर पर खूबसूरत पल्ले की टोपी होती चुनी हुई। इस टोपी को चुनने में वे जितनी मेहनत करते थे, उतनी मेहनत तो लड़कियां दुपट्टा चुनने में नहीं करती होंगी। अब इस कदर शानदार सैयद हमाम हुसैन जैदी इब्ने सैयद अब्बास हुसैन जैदी की बीवी मुसम्मात कुबरा बेगम बिनते शेख शुवाजत अली अंसारी को पूरा पूरा हक पहुंचता था कि सकीना जैसी लद्दड़ और पुरानी खूसट सैदानी से तुनक कर बात कर ले। लेकिन यह खबर जो वाजिद मियाँ को मिली तो कुबरा यूं मंजूर की बीवी से तुनक कर गई है, तो वाजिद मियाँ चिराग पां हो गए। अब हम्मादों की बीवी का ये मुंह भया कि सैदानिया के मुंह लगे लगी। खुदा सलामत रखे सगीर और बुबू को, जिनकी बदौलत हम्माद पैसे वाले हो गए। बाकी ई का ए मतलब ना है कि वाजिद की जिंदगी में उनकी जोरू रब्बन की बहू से टर्रा के चली गई है। कंधे पर गमछा डालकर वे हम्माद मियाँ के दरवाजे पर पहुंच गए। गया दस्तूर के मुताबिक जंगले से टिका खड़ा था। वाजिद मियाँ को देखते ही सलाम किया, क्योंकि वाजिद मियाँ का ताल्लुक बहरहाल जमींदारी खानदान से था। मगर वाजिद मियाँ ने जवाब नहीं दिया। वे बोले, कहर है हम्माद, ऊ जुलाहिन हरामजादी अब सैदानियन को गाली दी है। हम्माद मियाँ अंदर ही थे, आवाज उन तक गई मगर वे बाहर नहीं निकले। कुलसुम और मगफिये अलबत्ता लपक कर अपने दरवाजे से झांकने लगी। वह ये तमाशा देखना चाहती थी। गया अलबत्ता कश्मकश में था कि वह क्या करे और क्या न करे, क्योंकि वो हमेशा से जमींदारों का पिट्ठू रहा है गया अहिर। लेकिन चूंकि अब हम्माद मियाँ के पास भी पैसे आ गए हैं और फुन्नन मियाँ की गिरफ्तारी के बाद गया अहिर के पास अब करने के लिए कोई और काम नहीं है, इसलिए वह हम्माद मियाँ की चौखट पर अब माथा टेकता है। वाजिद मियाँ बहरहाल मियाँ थे, वे चुपचाप खड़ा रह गया। वाजिद मियाँ और शेर हो गए, बोले, ए बखत हम जा रहे हैं, बाकी अब जो कुबरा कौन बदतमीजी की हिस्सा हमसे बुरा कोई ना हुई है। का कर बेते नईमा बी से बर्दाश्त न हुआ। ए जुलाहिन, तोरा का करेंगे, बाकी हम्माद की टंगिया चीर देंगे। तोरे बाप की सरकार है ना, माटी मिले 2 बखत की रोटी ना जुड़ती ना, बाकी जबान हाथ भर की है। वह यकलख्त हो गया और गया से मुखाबित हो गई। माटी मिले, तय खड़ा खड़ा सुन रहा। अरे तो हम का करें, गया बेचारगी से बोला। बूढ़ पुरनिया के मारी। वह वाजिद मियाँ की तरफ मुड़ा। हे मीर साहेब, ढेर हो गई, अब जाई दें। तूहों के सगीर मियाँ की रोटी लग गई। वाजिद मियाँ तन कर खड़े हो गए। उनके सुर्खो सफेद चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख हो गया।
नसें उभर आईं, हराम की कोठी पर मत भौंको। ये खबर उत्तर पट्टी पहुंची कि गया ने वाजिद मियां को ललकार लिया है। वहां खलबली पड़ गई। नौजवानों का ख्याल था कि उन्हें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हकीम साहब बोले, ना, ई बिरादरी की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि सारे सैयद समय पड़ने पर एक हो गए। हम्माद मियां के पिता चूंकि सैयद थे, लेकिन माता जो है वो जुलाहिन थी, इसलिए उनको मिश्रित खून का मान के कमतर माना जाता था कि इनके हड्डी में छेद है। वह जो घर से निकले तो सारी उत्तर पट्टी निकल आई। दरवाजे पर जो अहीर और चमार थे वे भी साथ हो लिए। हम्माद मियां के घर के सामने आकर हकीम साहब रुक गए। तो वैसे तो हमने पूरे अब तक के उपन्यास में पढ़ा कि दक्षिण पट्टी और उत्तर पट्टी के जो टोले थे उनमें होड़ लगी रहती थी एक दूसरे को नीचा दिखाने की, लेकिन जैसे ही बात सैयदों के ऊपर आई तो सब में एका हो गया। कहां बात है मियां वाजिद? हकीम साहब ने पूछा। कहां बताएं मियां कबीर, वाजिद मियां बोले। अब ई जमाना आ गवा कि जुलाही ने सैयदानियों से अकड़ रही। इबाद भाई मरहूम का ख्याल करके हम लोग चुप रह जाएं ता हम्मादी समझता है कि हम लोग खुदा ना खास्ता उनगहिन का खाना दिया खा रहे, और अब ई हरामजादा गयवा अकड़ रहा। अब ई मत कहे मीर साहब, गया बोला, हम आपसे अकड़ब, बाकी मियां के कहे कि देर बाय फिनो ई भीड़ ना दिखाई दे। हम तो नौकर हैं, आपा की खिदमत के महजूद बाणी। आप हमसे बात करे कि ना चाहिए, बाकी हमारे सामने मियां के गाली मत दही, नहीं तो वह रुक गया। नहीं तो तय कहां करवे? हकीम साहब को जलाल आ गया। अरे करब का मीर साहब, गया बेचारगी से बोला। जाहिर है कि वह हकीम साहब का कर भी क्या सकता था। नईमा भी ने यह देखकर हकीम साहब को कोसना शुरू कर दिया, और तब हम्माद मियां ने यह सोचा कि अब अगर घर में रहना मुनासिब नहीं है, वह बाहर निकले। साथ साथ उनका 16-17 साल का बेटा मिगदाद भी निकला। यह मिगदाद अब्बास से बिल्कुल अलग था। हम्माद मियां ने मिगदाद को तालीम नहीं दिलवाई थी। उनका कहना था कि मिगदाद ने पढ़ लिख लिया तो वे खेती कौन करेगा। मिगदाद ने भी इसका बुरा नहीं माना। वह बैलों की जोड़ियों की देखभाल और भैंस धोने के और खेत खलिहान की देखरेख में लगा रहता। हम्माद मियां ने करबला से लौटने के बाद दाढ़ी रख ली थी और हिंदुओं के हाथ का खाना छोड़ दिया था। मतलब पूरी पूरी वो कोशिश कर रहे थे अपने आप को मिश्रित रक्त का न कहलवाकर सैयद कहलवाने की, कि वो खालिज सैयदों की श्रेणी में आ जाएं। ये ठीक उसी तरीके से लग रहा है जिस तरीके से हमारे निम्न जाति के लोग जो है बहुत पूजा पाठ करके अपने आप को पंडितों के बराबर रखने की कोशिश करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि वे नीच जाति के नहीं हैं। अपना वर्ण छुपाकर वे दूसरे वर्ण में शामिल होना चाहते हैं। कुबरा और नईमा भैंसे दूह नहीं सकती थी, इसलिए यह काम भी मिगदाद ही को करना पड़ता था, और उसे अपने जवान होने का एहसास भी भैंसे दूहते वक्त ही हुआ। एक शाम को वह भैंस धो रहा था कि सैफुनिया आ गई। सैफुनिया उसे बहुत परेशान किया करती थी। वह उसे देखते ही कोई ना कोई नुकीला जुमला उछालती। वह जुमला मिगदाद को चुभ जाता और रात भर परेशान करता रहता। यह बात इस कदर बड़ी कि मिगदाद सैफुनिया से डरने लगा। नतीजे में सैफुनिया शेर हो गई। उस शाम भी उसने जुमले का नश्तर फेंका। मिगदाद तिलमिला गया। दूध की बाल्टी रखकर उसने उसका गला पकड़ लिया, मगर उसका गला बहुत नरम और गर्म था, और उसकी बड़ी बड़ी आंखों की बड़ी बड़ी पलकें मिगदाद के माथे से टकरा रही थीं, और उसके तरोताजा होठ मिगदाद के होठों से इस कदर करीब थे कि वह उनकी आंच महसूस कर रहा था। सैफुनिया चीखी चिल्लाई नहीं, वह हंसने लगी। हंसी की आवाज में लज्जत भी थी और हिकारत भी। मिगदाद गनगना गया और उसे ऐसा मालूम हुआ कि सारी दुनिया जैसे सैफुनिया की बड़ी बड़ी काली आंखों में समा गई है। मिगदाद एकाएक जवान हो गया। 5 हलों की खेती करने वाला नौजवान गांव नहीं छोड़ता। सैफुनिया को पा लेने के बाद मिगदाद का दिल अब्बास की तरफ से बिल्कुल साफ हो गया, और वह दुआ करने लगा कि किसी तरह जल्दी से पाकिस्तान बन जाए। अब्बा अब्बा मजे में हुआ चले जाएं, मतलब अब्बा और अब्बास दोनों ही। हम अपना यहीं रहेंगे, खेती करेंगे, और वो सैफुनिया खाना ओना पकाहे।
चुनाचे अब्बास जो गर्मी की छुट्टी में आया तो उसने सीधा सवाल किया, हे भैया, ई आपका पाकिस्तान ओकिस्तान कब बनी है भाई? क्यों? अब्बास मुस्कुराया, क्या मुस्लिम लीग को वोट दोगे? हाँ। और जो अब्बा ने डांटा, वोट हमरा है अब्बा का कि नहीं, मगर अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हारा वोट ही नहीं होगा। मिकदाद के होंठों पर बड़ी अर्थ भरी मुस्कुराहट आ गई। अब वह अब्बास को कैसे बताता कि वे बच्चा नहीं है, जवान है। चुनाचे ये बात टल गई और बैलों को चारा वे लगाने चला गया। उन बैलों से उसे बड़ी मोहब्बत थी। उसने एक के कान में कहा, सुन रही हो लोग, भैया के ख्याल से हम अब ही बच्चा हैं, अब ओ बुरबक हैं। वह हंस दिया। उसी वक्त सैफुनिया आ गई। वे हर शाम को अपने लिए दूध लेने आती थी। उसे सेर भर दूध देने के बाद मिकदाद बाल्टी में सेर भर पानी मिला देता था। पाकिस्तान बन जाई दे, बड़ा मजा आई, मिकदाद ने कहा। का अभें तोहे मजा ना आई रहा? सैफुनिया ने शिकायत कही। वह इस लड़के से वाकई फंस गई थी। मिकदाद से कोई 2-4 साल बड़ी होने के बावजूद जब वह शाम को दूध लेने आती तो उम्र के इस फर्क को, गांव की जवान नाइनों के तजुर्बों को भूल जाती। मिकदाद ही उसका पहला मर्द था। अब तक तो मर्द उसे हासिल करने की फिक्र में रहते थे। कोई कोई हासिल कर भी लेता था, लेकिन मिकदाद को खुद उसने हासिल किया था। वह मिकदाद को अपनी चीज समझने लगी थी और शाम के धुंधलके की गोद में यह भूल जाती थी कि वह नाइन है और मिकदाद जमींदार का लड़का है। वह शादी की बात तो नहीं सोचती थी, लेकिन वह यह जरूर चाहती थी कि वक्त यहीं रुक जाए, ये शाम तमाम ना हो। लेकिन बाप ने उसकी शादी लगाई तो ठीक बारात के दिन वह गायब हो गई। मिकदाद ने उसे पुआल की कोठरी में छुपा लिया। बारात लौट गई और जब वह घर पहुंची तो मेहरूनिया और रहीम ने उसे खींचकर अलगनी पर सूखने के लिए डाल दिया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह किसके साथ की। उसका अंग अंग दुख रहा था, मगर वह खुश थी कि उसने मिकदाद का नाम नहीं लिया। 10-12 दिन तक तो वह निकलने के काबिल ही नहीं हुई। मेहरूनिया फिर मां थी। वह अपनी पट्टी से लिपट कर बैठ गई और एक दिन जब उससे चुप न रहा गया तो वह बोली, मियाँ लोगन के कोनो उम्मीद ना रखी वे। ये मामूली सा जुमला था, लेकिन इस एक जुमले में मेहरूनिया और उसकी माँ जन्नती और उसकी माँ फखरूनिया की महरूमियों और जिल्लतों की पूरी कहानी थी। सैफुनिया अपनी माँ के लहजे से तड़प उठी। मेहरूनिया ने लहजे में सैफुनिया के बदन से ज्यादा दर्द था, लेकिन सैफुनिया इस दर्द को भी झेल गई। ना बताई ते ई सोच रही ना कि माई को जाने ए, बाकी माई के कुल मालूम बाई। ठीक है, मत बता, बाकी ई सुन ले, देही की पीड़ा सहिल जाए भाई, मुदा जब मनवा दुखाई ना तो सहिल न जाए। शेर भर दूध पर जिंदगानी न गुजरी। ये बात कहने के बाद वह चौंक पड़ी कि इस तरफ उसका ध्यान अब तक क्यों नहीं गया। अरे बाप रे बाप, गजब होई गवा। वह घबरा कर खड़ी हो गई। का भइल? सैफुनिया ने घबरा कर पूछा। ई पूछ की का ना भइल? सैफुनिया कुछ और पूछना चाहती थी, मगर मेहरूनिया तेजी से निकल गई। वह तो हवा से भी तेज चलना चाहती थी, मगर हम्माद मियाँ के दरवाजे पर उसे रुक जाना पड़ा। वह कैसे आगे बढ़ती, दरवाजे पर मजमा लगा था और मिकदाद लाठी लिया हकीम अली कबीर को घूर रहा था। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अंदर जाओ, हम्माद मियाँ ने मिकदाद से कहा। बड़े भाई की शेरवानियों का बक्स पा लेने के बाद हम्माद मियाँ ने उर्दू बोलना शुरू कर दिया था। हकीम साहब, आपके तो कायदे कानून मालूम है, घर चढ़ाने पर डकैती और बलवे का मुकदमा कायम हो सकता है। कायम कर दो, हकीम साहब बोले। बाकी ई हम ना देख सकत कि मीर वाजिद से ई हरामजादा अहिर जबान लड़ाए। अब एको ऐसो दिन लग गए हों कि हमहू से टर्रा रहा। क्यों बे? हम्माद मियाँ ने गया को गालियों पर धर लिया। माफी मांग मीर साहब से। हजूर माई बाप हई, कहल सुनल माफ की हिल जाई। गया ने हकीम साहब से कहा, मगर मियाँ वाजिद, आपको भी ये जेब नहीं देता कि औरतों की बातों में पड़कर लफंगों की तरह गाली बकने लगे। औरतों को तो अल्लाह ने बेवकूफ कहा है। अच्छा, अपनी ई फारसी तो रह दो और हम्माद बू से कह दो कि कोठी ओठी ठीक, बाकी सैदानियन के मुंह मत लगा करे। हम्माद बू का नश्तर बहुत तेज था। हम्माद मियाँ तिलमिला गए, मगर झेल गए। मुस्कुराए और बोले, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। हम्माद बू मतलब इंसल्ट करने के लिए जो सबसे निचले दर्जे
कि जो बहुओं को निचला दर्जा दिया जाता था उन्हें हम्माद बू कहा जाता था। हम पहले उपन्यास में पढ़ चुके हैं ये सारा बात। वाजिद मियाँ गालियां बकते हुए वापस चले गए। उत्तर पट्टी वाले भी लौट गए। हम्माद मियाँ अपने दफ्तर के कमरे में चले गए। पीछे पीछे गया भी गया। मेहरूनिया जब इस कमरे में दाखिल हुई तो हम्माद मियाँ का आधा जुमला सुन सकी। वे कह रहे थे, 5 मड़ा कह रहे हैं ना। मेहरूनिया को देखकर वे चुप हो गए। काहे रे, गजब हो गई मियाँ। गया इस लहजे को समझ गया। ता हम चलत बाड़ी, आज राते काम हो जाई। सलाम। माथे पर हाथ रखकर और सिर झुकाकर सलाम करने के बाद दरवाजे पर दीवार के कोने में टिकी 9 हाथ की लाठी उठाकर वह चला गया। तो को हम मना किए ना कि ऐसे मत आया कर, तक का करी का ई होत देख के अखियां मूंद ली कि मिगदाद मियाँ सैफुनिया से फंसल गई। बड़े क्या बकती है, तो जाय दीजिए, हमरा का जौन हुई तौन हुई। ए भाई, ततई ओके ब्याह काहे ना कर देती, ऊ हमरे बस में है अब है। 15 दिन ना भया कि ओकी बारात आई रही। हम्माद मियाँ उठकर टहलने लगे। यह बात ताज्जुब खेज नहीं थी कि कोई सैयदजादा किसी नाइन की लड़की को में फंस गया। यह तो जमींदारी के लटके थे। सैदानियों में कुछ होता भी तो नहीं, निरी बीवियां होती हैं। मगर सैफुनिया और मिगदाद, ये तो वाकई गजब हो गया। मेहरूनिया से अपने ताल्लुक के छुपे रह जाने का अफसोस उन्हें पहली बार हुआ। और फिर उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि नौबत कहां तक पहुंच चुकी है। मगर बात हद से बढ़ गई तो क्या? अगर बात हद से बढ़ गई तो वे चुप रह जाएंगे। जाहिर है कि अपनी नेक नामी पर बट्टा नहीं लगा सकते। अब वह किसी को यह नहीं बता सकते कि मेहरूनिया से उनका ताल्लुक रह चुका है, और बात के हद से बढ़ जाने के बाद मिगदाद को बताने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर क्या पता मेहरूनिया सच ही बोली थी। आखिर उनके अलावा भी कई लोगों से उसके ताल्लुकात थे। एक तो सुलेमान ही था। फुस्सू भी उसके गिर्द चकरा चुके थे। अली हादी और वजीर भी उसे देखकर ठंडी आह भरा करते थे। और क्या मेहरूनिया जैसी फाहिशा की बात का क्या भरोसा करना। यह गोशा निकालकर उन्हें कुछ ढांढस बढ़ा, लेकिन यह शक फिर भी उनके पूरे वजूद पर कैंचुए की तरह रेंग रहा था कि क्या मालूम मेहरूनिया ने ठीक ही कहा हो। तोरे पास एक का सबूत है कि सैफुनिया हमरिया है? उन्होंने मेहरूनिया से सवाल किया। सबूत तो कौनो ना है, मेहरूनिया ने कहा। सैफुनिया, मंजूर, वजीर, फुस्सू, हादी और सुलेमान कोई की हो सकती है, बाकी वो कोई की है ना। मेहरूनिया ने इस यकीन से कहा कि हम्माद मियाँ लरज गए। अच्छा, एक बखेत तय जा, उन्होंने कहा, कुछ सोचेंगे। मेहरूनिया चली गई। हम्माद मियाँ उसके जाने के बाद ही अंदर चले गए। और आज का ये एपिसोड हम यहीं पर क्लोज करेंगे और अगले एपिसोड में जानेंगे कि सैफुनिया और मिगदाद का क्या हुआ और हम्माद मियाँ क्या वाकई चुप लगाकर बैठ गए अपनी साख के चलते। इन सभी चीजों की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।